चलो बेटा, अभी तक अपन पढ़ रहे थे किसके बारे में? यूनिट एंड डायमेंशंस के यूटिलिटी के बारे में, राइट? डायमेंशन एनालिसिस की यूटिलिटी के बारे में। उसी में अपन एक आगे बढ़ते हैं। और हमने जो डायमेंशन एनालिसिस में लास्ट चीज पढ़ी थी वो हमने तीन चीजें पढ़ी थी। एक कि कोई भी अगर इक्वेशन है तो उसमें LHS इज इक्वल टू RHS होता है, राइट? तो लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशंस हैं दे शुड मैच विद डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड। उस डायमेंशन से क्या होनी चाहिए? मैच करनी चाहिए। हमें ये चीज अच्छे से क्लियर हो गई, बहुत अच्छा। सेकंड थिंग जो हमने पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी? सेकंड चीज हमने बेटा पढ़ी थी कि कोई भी चीज हो, है ना, दो चीजें ऐड हो रही हैं तो सेम डायमेंशंस की चीज ही आपस में ऐड हो सकती है या सब्ट्रैक्ट हो सकती है। व्हाट अबाउट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन? वो दो अलग अलग डिफरेंट क्वांटिटीज के बीच में भी हो सकता है और सेम क्वांटिटीज के बीच में भी हो सकता है। फिर हमने पढ़े थे कि जो लॉग फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, एक्सपोनेंट फंक्शंस है, उनकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, राइट? सो जो डायमेंशन एनालिसिस है उसकी यूटिलिटीज क्या है, हम उनको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। देखो जरा हम उसको किस तरीके से पढ़ सकते हैं। देखो कैसे पढ़ सकते हैं अपन इनको ऐसे पढ़ सकते हैं कि लेट्स से मैंने बोला, मैंने एक छोटा सा एक चीज बोली कि टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। सबसे पहली बात, पेंडुलम क्या होता है पता है क्या तुम्हें? पेंडुलम होता है, ऐसे समझो कोई एक लाइट स्ट्रिंग से अगर एक छोटी सी बॉल को लटका दिया जाए और वो अगर इस तरीके से मोशन करता है ना, तुमने देखा होगा इस तरीके से टू एंड फ्रो मोशन, ऐसे उसको अपन क्या बोलते हैं? पेंडुलम मोशन। उसको अपन क्या बोलते हैं? पेंडुलम मोशन। इस तरीके से ये जो मोशन है ये कौन सी मोशन है बेटा? दिस इज पेंडुलम मोशन। ऑलराइट। सो एक पेंडुलम है जिसका मान लो मास m है, ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी है स्ट्रिंग की? l। एंड इफ आई से दैट टाइम पीरियड ऑफ दिस पेंडुलम इज t is equals to 2 pi under root l by g, इस तरीके से है। एंड इफ आई से टू यू फाइंड आउट वेदर दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला इज करेक्ट और नॉट, तो हम फॉर्मूला की करेक्टनेस हम कैसे चेक करते हैं? हाउ डू वी चेक द करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला? हाउ डू वी चेक इट? डायमेंशन एनालिसिस से व्हाट वी कैन डू इज वी कैन चेक आउट लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशन है इट शुड बी इक्वल्स टू राइट हैंड साइड डायमेंशन। तो हम एक चीज ये श्योर कह सकते हैं कि हमें डायमेंशनली फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं है, ठीक है? तो मान लो मैं आपकी बताओ इसका टाइम पीरियड है वो किस पर डिपेंड करता है? 2 पाई t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट l बाई g। और मैं तुमसे कहूं कि भाई बताओ, क्या करो, बताओ कि डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है, तो हेडिंग क्या लिखोगे? फाइंड आउट वेदर पर्टिकुलर फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। वो हम कैसे चेक कर सकते हैं? यूनिट एंड डायमेंशंस का यूज करके। हम क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस निकालेंगे, डायमेंशंस ऑफ LHS। सो डायमेंशंस ऑफ LHS बेटा क्या चीज है? यहाँ पे क्या है? टाइम पीरियड है, तो टाइम पीरियड की डायमेंशन क्या होती है? t। टाइम पीरियड इज नथिंग बट टाइम। नाउ राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या चीज है? ये वाली चीज है। राइट हैंड साइड में अगर हम देखें तो ध्यान से देखो, तो 2 है, ये क्या चीज है? डिजिट है। तो मैंने जो बताया था डिजिट की कोई डायमेंशन नहीं होती है। पाई है, ये भी क्या है? नंबर ही है एक तरीके की, है ना, तो ये भी क्या है? डायमेंशन लेस है। हमारे पास दो चीजें कौन कौन सी बची? एक l और एक g। हमें क्या करना है कि इस अंडर रूट के अंदर l और g की हमें डायमेंशंस निकाल लेनी है। तो इस साइड में अगर अपन देखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? l टू द पावर हाफ एंड g टू द पावर हाफ। अगर हम इन इसकी जो कंप्लीट डायमेंशंस है उसको अगर हम कैलकुलेट कर लें तो हम बता सकते हैं अगर राइट हैंड साइड की डायमेंशंस अगर टाइम पीरियड के बराबर आई तो व्हाट वी कैन से डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, एंड वी कैन से यस द फार्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। ठीक है बेटा? सो इसको हम कैसे चेक करें? ध्यान से देखो, l, l मतलब लेंथ, लेंथ की डायमेंशन क्या होती है? l, उसकी पावर कितनी है? हाफ अपॉन दिस इज व्हाट? g। g क्या होता है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। g क्या होता है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। सो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है? ध्यान से देखो, l t माइनस 2 और इसकी पावर कितनी है बेटा? हाफ। इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो, ये l की पावर हाफ है
इस पावर को अंदर लेके जाओगे, l की पावर हाफ t की पावर -1। ध्यान से देखो, ये तो कट गया, ये -1 ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, t की पावर 1। तो ध्यान से देखो, राइट हैंड साइड की डायमेंशन भी क्या आ गई, t, और लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन क्या थी, t। तो व्हाट वी कैन से इज यस, द फार्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। हम क्या कर सकते हैं, डायमेंशन एनालिसिस की यूटिलिटी है, क्या यूटिलिटी है, कैन वी चेक whether particular formula is dimensionally correct or not। ये पर्टिकुलर फार्मूला है डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, क्या हम डायमेंशन एनालिसिस का यूज करके ये चीज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, दिस थिंग वी कैन डू। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? सो व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, क्या तुम्हें बात समझ में आई? एक और क्वेश्चन करते हैं, इसको अच्छे से मेरे कॉपी में नोट डाउन कर लो, उसके बाद में एक और क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है भाई, नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट देखो, मान लो मैं तुमसे कहता, क्या कहता, मैं तुमसे कहता कि भाई अब एक चीज मुझे ध्यान से बताओ, हमने अभी क्या चेक किया कि ये फॉर्मूला है, ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, ध्यान से देखो। तो t इज इक्वल टू क्या लिखा हमने, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, क्या लिखा, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। ध्यान से देखो, इसकी डायमेंशन क्या है, t, इसकी डायमेंशन क्या है, t। हमने चेक करके बोल दिया कि फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। ध्यान से देखो, अगर मैं इस चीज को ऐसे लिख देता, t इज इक्वल टू 2 पाई की जगह मैं लिख देता tan अंडर रूट एल बाई जी, फॉर्मूला क्या होता है ये वाला, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो क्या डायमेंशंस पे कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी डायमेंशनलेस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पर डायमेंशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कांस्टेंट कैसा है, डायमेंशनलेस है, तो अगर इसको किसी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी डायमेंशन पे कोई फर्क नहीं आएगा। तो इसकी डायमेंशन अभी भी क्या है, tan अंडर रूट l बाई जी, वही डायमेंशन है जो ऊपर वाली की है। बट क्या ध्यान से बताओ, ये फॉर्मूला करेक्ट है, क्या ये फॉर्मूला करेक्ट है फिजिकली? ये फॉर्मूला फिजिकली करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि हकीकत में फॉर्मूला क्या होता है, ये हम निकालेंगे एसएसएम के अंदर, जब हम पढ़ेंगे तब निकालेंगे कि फॉर्मूला क्या होता है, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l बाई जी। अगर मैं इसको tan अंडर रूट l बाई जी लिख दूं तो क्या फॉर्मूला फिजिकली करेक्ट हो गया? नहीं। बट क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है? यस। तो तुमने इससे क्या कंक्लूजन निकाला, तुमने इससे ये कंक्लूजन निकाला कि अगर कोई फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है तो ये जरूरी नहीं है कि वो फिजिकली करेक्ट हो। क्या कंक्लूजन निकाला, इफ एनी फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट, if any formula is dimensionally correct, then it's not necessary that it will be physically correct। ये लाइन बहुत अच्छे से लिख लेना, ये कोई जरूरी नहीं कि फिजिकली वो करेक्ट हो। बट अगर कोई फॉर्मूला डायमेंशनली रॉन्ग है तो वो फिजिकली करेक्ट हो ही नहीं सकता। समझ में आया कि नहीं है? अगर कोई फॉर्मूला अब बच्चे कंफ्यूज हो, सर ये क्या बात बोला, तो आपने बोला ये करेक्ट हो तो जरूरी नहीं है कि वो फिजिकली करेक्ट हो। हाँ, करेक्ट कोई बात सही है, बट अगर ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन अलग है, राइट हैंड की डायमेंशन अलग है, तो फिजिकली करेक्ट होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। क्योंकि कोई भी इक्वेशन तभी तो सही हो जब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड आम को आम के साथ ही तो कंपैरिजन कर सकते हैं। तो अगर ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, मतलब दोनों साइड के डायमेंशंस क्या है, डिफरेंट है, तो पक्की बात है वो फिजिकली करेक्ट तो हो ही नहीं सकता। तो इसके बाद एक और लाइन लिख लेना, इफ सम फॉर्मूला इज डायमेंशनली इनकरेक्ट देन इट वुड बी फिजिकली इनकरेक्ट। ठीक है, अगर ये इनकरेक्ट है तो इनकरेक्ट होगा, बट ये करेक्ट है तो जरूरी नहीं कि वो करेक्ट हो। तो करेक्ट वाले में कोई जरूरी नहीं है, बट इनकरेक्ट वाले में तो पक्की बात है कि वो इनकरेक्ट ही होगा। अगर डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो फिजिकली भी क्या होगा, इनकरेक्ट। सो राइट डाउन वन मोर लाइन बिलो दिस लाइन, क्या, इफ एनी फॉर्मूला इज डायमेंशनली इनकरेक्ट देन इट वुड बी फिजिकली इनकरेक्ट। if any formula is dimensionally incorrect then it would be physically incorrect। क्या ये बात तुम्हें अच्छे से समझ में आई कि नहीं आई, ये बताओ, ये चीज तुम्हें अच्छे से क्लियर हो गई क्या? चलो इसके बाद
एक और क्वेश्चन करते हैं, अभी देखते हैं तुम्हें कितना समझ में आया है ना, चेकआउट कर लेते हैं। देखो ये मान लो मैंने बोला, मान लो मैंने बोला लेट्स हमें पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तुमने 9th क्लास में पढ़ा, क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। होता है कि नहीं होता है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। अब मैं तुमसे फिर से बोलूं, फाइंड आउट वेदर दिस फॉर्मूला इज करेक्ट और नॉट। फाइंड आउट दिस फॉर्मूला इज करेक्ट और नॉट। तो हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड की अलग डायमेंशन निकालेंगे फिजिकली या फिर डायमेंशनली। डायमेंशनली, क्योंकि डायमेंशन एनालिसिस से हम सिर्फ कौन सी करेक्टनेस देख सकते हैं, डायमेंशनल। फिजिकली मतलब क्या, हकीकत में ऐसा होता है। डायमेंशनली मतलब डायमेंशन सेम है कि नहीं है। समझ में आया कि नहीं आई बात? कोई दो चीज की डायमेंशन सेम हो तो ये जरूरी नहीं कि दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे वर्क है, वर्क और एनर्जी की डायमेंशन क्या है, सेम, बट दोनों चीजें क्या है, अलग। स्ट्रेस और प्रेशर दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज है, बट दोनों की डायमेंशन क्या है, सेम। मोमेंटम एंड इंपल्स क्या है, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज है, बट उनकी डायमेंशंस क्या है, सेम। तो डायमेंशन सेम होना इट डज नॉट मीन बोथ आर सेम क्वांटिटी। समझ में? बट अगर कोई दो क्वांटिटी सेम है तो उनकी डायमेंशंस भी क्या होंगी, सेम। तो छोटे छोटे स्टेटमेंट हैं जो बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो ये चीजें लिख लेना। एक और लाइन लिख लेना, इफ टू quantities have same dimensions then it is not necessary both are same quantity। एग्जांपल लिख लो, वर्क एनर्जी। वर्क अलग चीज होती है, काइनेटिक एनर्जी अलग चीज होती है। क्या दोनों की डायमेंशन सेम होती है, यस। क्या दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी है, नो। इंपल्स, मोमेंटम, दोनों की डायमेंशंस क्या है, सेम, बट फिजिकल क्वांटिटी दोनों क्या है, अलग अलग। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, क्या सेम चीजें हैं, नहीं, बट क्या दोनों की डायमेंशन सेम है, यस। वेलोसिटी, स्पीड, क्या दोनों की डायमेंशन सेम है, यस। क्या दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी है, नो। अपन डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, ठीक है। सो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन क्या होगी, हम डायमेंशनल फॉर्मूले में हम निकालना सीख चुके हैं। क्या होती है भाई, एलएचएस की डायमेंशन देखो क्या है। काइनेटिक एनर्जी हमें डायरेक्ट पता है m/2 राइट हैंड साइड का देखो, डायमेंशन निकालो राइट हैंड साइड की। हाफ, हाफ की तो कोई डायमेंशन नहीं होगी। मास, मास की क्या होगी, m। v की डायमेंशन क्या होगी, m3 - 1 और उसका क्या है, स्क्वायर। तो क्या जाएगा, m/2t-2। तो ध्यान से देखो, क्या एलएचएस और आरएचएस की डायमेंशन सेम है, यस। तो वी कैन से दैट दिस फार्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। बट मान लो अगर उसी चीज को मान लो अगर काइनेटिक एनर्जी होती है 5mv²। क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 5mv²। अब ध्यान से देख, क्या डायमेंशन में कोई फर्क पड़ा, नहीं। अभी भी इसकी डायमेंशन वही आएगी, इसकी यही आएगी, बट क्या ये फार्मूला करेक्ट है, क्या फिजिकली करेक्ट है ये फार्मूला, नहीं। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। अगर मैं इसको लिख दिया 5mv², तो क्या ये फार्मूला करेक्ट हो गया, नहीं। बट क्या डायमेंशनली करेक्ट है, यस। तो जो चीज मैं अभी बता रहा था, कोई चीज डायमेंशनली करेक्ट हो तो वो इस चीज की गारंटी नहीं देती कि वो फिजिकली करेक्ट है। कोई चीज डायमेंशनली करेक्ट है, वो इस चीज की गारंटी नहीं है कि फिजिकली करेक्ट होगा। बट अगर कोई डायमेंशनली रॉन्ग है तो पक्की बात है वो फिजिकली भी क्या होगी, रॉन्ग। फॉर एग्जांपल मैं इसको लिखता k = हाफ एम वी। तो ध्यान से देख, इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन मैच नहीं करती, तो मैं 100% कह सकता था काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हो ही नहीं सकता। मेरी बात समझ में आई, दोनों चीज, दोनों स्टेटमेंट्स में क्या डिफरेंस है, पक्की बात है ना। समझ में आ गया क्या, बोलो। अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया, बोल दो गधेड़ो, अच्छे समझ में आया, चलो बहुत अच्छा। अब एक क्वेश्चन मैं तुमसे कराऊंगा बेटा, हाँ तुम खुद से करोगे एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम खुद से करोगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिखो, लिखो मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल, या फिर ऐसे सोचो ऐसे लिखो, लिखो पावर, पावर ऑफ अ मोटर, पावर ऑफ अ मोटर is given by power is equals to half of force into velocity। F क्या चीज है, फोर्स, और V क्या चीज है, वेलोसिटी।
find out whether this formula is correct or not using dimensional analysis. Find out whether this formula is correct or not using dimensional analysis. करो फटाक से 30 सेकंड का टाइम है, फटाक से क्वेश्चन सॉल्व कर दो बेटा, जल्दी से सॉल्व कर दो। क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा बेटा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा क्या? हो गया? चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं अपन कैसे सॉल्व करते हैं। Power of a motor is given by this P is equals to half into F into V. Then you have to find out whether this formula is dimensionally correct or not. Dimensionally correct or not. ठीक है जी, पक्का? चलो पावर LHS की डायमेंशन देखो क्या है, लिख लो डायमेंशन ऑफ LHS। डायमेंशन ऑफ LHS बोलो क्या है? पावर की डायमेंशन क्या होती है? m/2t-3। क्या होती है? m/2t-। हम निकाल चुके वर्क अपॉन टाइम, वो क्या होती है? पावर। इसको हम देखें ध्यान से, RHS की डायमेंशन देखें तो क्या आएगा? हाफ। हाफ की कोई डायमेंशन नहीं होती। जब हम डायमेंशन फॉर्मूला लिखते हैं तो डिजिट डिजिट को नहीं लिखते, सिर्फ डायमेंशंस लिखते हैं। F फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? mL/t-2। वेलोसिटी क्या होती है बोलो? L/t-1। तो ध्यान से देखो, m तो 1 ही है, l की पावर एक ये है और एक ये, तो कितना हो गया? 2। t की पावर -2 और -1 कितना हो गया? -3। क्या डायमेंशन दोनों चीजों की सेम है? यस। तो हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। बट क्या हम ये कह सकते हैं कि ये फिजिकली करेक्ट है? नो, हम कोई कमेंट नहीं कर सकते। तो तुम नीचे आंसर में क्या लिखोगे कि दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। व्हाट अबाउट फिजिकल करेक्टनेस? वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट इट। we can't comment on physical correctness of this formula. It could be correct or it may not be correct. So समझ में? So एक important points है ना, important points करके लिख लेना। What is that important point? That important point is what? That using dimensional analysis we cannot comment on physical correctness of the formula. बट अगर रॉन्ग है तो हम पक्की बात है कमेंट कर सकते हैं कि वो फिजिकली भी क्या है? करेक्ट। बट अगर कोई फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है तो वी कैन नॉट कमेंट ऑन द फिजिकल करेक्टनेस ऑफ द फार्मूला। फिजिकल करेक्टनेस का मतलब क्या है? क्या हम फिजिक्स में उस फार्मूले को यूज कर सकते हैं? क्या हम फिजिक्स में उस फार्मूले को यूज कर सकते हैं? तो क्या ये चीज तुम्हें समझ में आई बेटा? बोलो समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोल दो गधेड़ो, नहीं समझ में आई? पक्का? चलो तो ये चीज तुम्हें अच्छे से समझ में आ गई। तो डायमेंशन एनालिसिस से हम पहला यूटिलिटी, तुमने एप्लीकेशन लिखी थी ना, आज हम क्या पढ़ा रहे हैं? एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। एडमिन डाल लेना एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। उसमें सबसे पहले क्या है? पहला टू चेक करेक्टनेस डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ डायमेंशनल फार्मूला। टू चेक डायमेंशनली करेक्टनेस ऑफ फार्मूला। ठीक है? फिजिक्स में कई क्वेश्चन डायमेंशनल से हो जाते हैं। मान लो आपके पास 4 क्वेश्चन आए और उनमें से जो फोर्स पूछा है और तुम चारों की डायमेंशन निकाल के देखो, डायमेंशन किसी की नहीं आ रही तो पक्की बात है वो आंसर हो ही नहीं सकता है। कुछ कुछ स्मार्ट बच्चे इस तरीके से भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, मैं बताऊंगा तुम्हें, टेंशन नहीं लेना। 4-5 क्वेश्चंस करके बताऊंगा कि कैसे हम डायमेंशन एनालिसिस से क्वेश्चन को पट 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 सॉल्व कर सकते हैं ना, किल कर सकते हैं। किल मतलब चाकू लेकर किल नहीं कर दो, क्वेश्चन को किल कर सकते हैं, अपने डाउट को किल कर सकते हैं। समझ में आ रही बात में क्या समझाना चाह रहा हूं? चल सेकंड यूटिलिटी, किसकी यूटिलिटी है सेकंड बेटा? डायमेंशनल एनालिसिस की सेकंड यूटिलिटी। व्हाट इज द सेकंड यूटिलिटी ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस? द सेकंड यूटिलिटी इज व्हाट? टू फाइंड डिपेंडेंसी, टू फाइंड डिपेंडेंसी ऑफ physical quantity on another physical
क्वांटिटीज, किसी एक फिजिकल क्वांटिटीज की बाकी सब फिजिकल क्वांटिटीज पर क्या डिपेंडेंसी है। जैसे एक फिजिकल क्वांटिटी की बाकी सब फिजिकल क्वांटिटीज पर क्या डिपेंडेंसी है, ये हम निकाल सकते हैं कहां से, डायमेंशनल एनालिसिस से। कहां से निकाल सकते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस। कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान से देखना कैसे निकाल सकते हैं। मान लो मैं तुम्हें यही बोलता, समझना, मैं जो समझाऊंगा बस उस तरीके को तुम्हें फॉलो करना है, बहुत टफ से टफ क्वेश्चन भी ऐसे चुटकियों पे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। मान लो मैं तुम्हें बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं कि कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है, लेट्स से काइनेटिक एनर्जी का ले लेते हैं क्योंकि तुम्हें पहले से ही पता है। मैं तुम्हें बोला एक क्वेश्चन, ये हेडिंग लिख लेना भाई। सेकंड एक्टिविटी क्या है, टू फाइंड आउट डिपेंडेंसी ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी ऑन अनदर फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज मतलब जो भी हम फिजिक्स में पढ़ते हैं वो सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज। ऑलराइट, नाउ कमिंग टू द पॉइंट, लेट्स से मैं तुम्हें बोलूं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल डिपेंड्स, kinetic energy of a particle depends on mass and velocity of a particle, ठीक है। फाइंड आउट द डिपेंडेंसी, मतलब क्या काइनेटिक एनर्जी मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, यस। कैसे कैसे डिपेंड करती है, हमें इसका आंसर पहले से ही पता है। कैसे कैसे डिपेंड करती है, हमने कहा कि जो काइनेटिक एनर्जी है ना भाई, हमें पता फार्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो हमें पहले से ही पता है कि काइनेटिक एनर्जी होती है वो मास के क्या है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मास के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। अरे वेलोसिटी पे कैसे डिपेंड कर रही है, सिंगल पावर की डबल पावर पे, डबल पावर पे। मास की सिंगल पावर की डबल पावर, सिंगल पावर पे। अब ये चीज हम डायमेंशनल एनालिसिस से भी निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालते हैं। इसने क्या कहा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल डिपेंड्स ऑन, किस किस पे डिपेंड कर रहा है उनको अलग अलग छांट लो। किस किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पर एंड वेलोसिटी पे। तो तुम क्या कहोगे, काइनेटिक एनर्जी वो डिपेंड कर रही है किस पर, किस पे प्रोपोर्शनल है, बोलो किसके प्रोपोर्शनल है, मास एंड वेलोसिटी। अब हमें नहीं पता कि मास की पावर 1 है, हाफ है, -1 है, हमें कुछ नहीं पता। तो हम सिंपली क्या कहेंगे, इसकी पावर ले लो a। हमें नहीं पता पहले से, चलो हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का पता है, बट कोई अननोन चीज पूछ लेगा तो हमें थोड़ी ना पता रहेगा। मैं तो तुम्हें ऐसे ये चीज लिया ताकि तुम वेरीफाई कर सको कि हाँ इस तरीके से सही आंसर आता है, ठीक है। एंड वेलोसिटी की पावर कितनी ले लो, b। क्या मेरी बात समझ में आई कि जो काइनेटिक एनर्जी है it is proportional to mass to the power a and velocity to the power b। अब हमें निकालना है कि a क्या होगा b क्या होगा। उसी के बेसिस पे हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी मास के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ऐसे तो लिखा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल डिपेंड्स ऑन मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, फाइंड आउट डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी मतलब किस किस तरीके से, मास पे किस तरीके से डिपेंड करती है, वेलोसिटी पर किस तरीके से डिपेंड करती है। क्या चीज तुम्हें अच्छे समझ में आई बेटा कि नहीं समझ में आई, अच्छे से क्लियर होगी ये बात। चलो अब देखो हम क्या करेंगे, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे, कांस्टेंट आएगा, हम मान के चल रहे हैं कांस्टेंट कैसा है, डायमेंशनलेस, क्योंकि इसके अलावा और किसी चीज पर डिपेंड कर ही नहीं थी। तो डायमेंशनली तो सिर्फ इन्हीं चीजों पर डिपेंड करेगी, उसके अलावा जो भी कांस्टेंट होगा वो कैसा होगा, डायमेंशनलेस। और जब डायमेंशनलेस कांस्टेंट होता है तब हम जब डायमेंशन एनालिसिस पढ़ते हैं तो हमें उससे कोई मतलब नहीं होता है। हम क्या लिखेंगे, राइटिंग बोथ साइड डायमेंशंस। हम बोथ साइड्स क्या लिख रहे हैं बेटा, डायमेंशंस लिख रहे हैं। कैसे, ध्यान से देखो, काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन बोलो क्या है, ml2 t इक्वल्स, क्योंकि कांस्टेंट हटा दिया तो हम क्या करते हैं, इक्वल के बराबर ले आते हैं, कांस्टेंट को हटा दिया, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। मास, मास की डायमेंशन क्या होती है m, उसकी पावर क्या है a, इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है l t-1, और इसकी पावर कितनी है बेटा v, इसकी पावर कितनी है v। तो ध्यान से देखो क्या आ गया, m की पावर a, l की पावर b, t की पावर -b। भाई ये पावर b है तो मल्टीप्लाई होगा, ये तो मैथ्स का फॉर्मूला पता होगा ना तुम्हें, कर लो 2 की पावर 3 into 4 है तो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 की पावर 12, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाती है, पावर की पावर है।
अगर ऐसे होता ना 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4, तो हम उसको क्या लिखते हैं 2 की पावर 3 प्लस 4। ये तो नॉर्मल मैथमेटिक्स है, 9th 10th क्लास के तो तुम्हें आता ही होगा। ठीक है बेटा, चलो अब सुनो, तो ये चीज हमें आती है। अब लेफ्ट साइड में क्या है बोलो, m l2 t minus 2। नाउ व्हाट यू हैव टू सी इज, हमें पता है कि कोई फार्मूला अगर फिजिकली करेक्ट है तो डायमेंशनली भी करेक्ट होगा, और कोई भी फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट तब होता है जब लेफ्ट साइड की डायमेंशन इज इक्वल टू राइट साइड की डायमेंशन। इसका मतलब अगर m की पावर यहाँ लेफ्ट साइड में जितनी होगी उतनी ही राइट साइड में होगी, l की पावर जितनी लेफ्ट साइड में होगी उतनी राइट साइड में होगी, t की पावर जितनी लेफ्ट साइड में होगी उतनी ही राइट साइड में होगी। m की पावर लेफ्ट साइड में कितनी है 1, m की पावर राइट साइड में कितनी है a, तो हम कंपेयर कर देंगे, m की पावर्स को कंपेयर कर दो, m की पावर इधर कितनी आई 1, उधर कितनी है a, a की वैल्यू कितनी आ गई 1। l की इधर पावर कितनी है 2, उधर l की पावर कितनी है भाई, बोलो कितनी है, कितनी है, अबे जल्दी बोलो कितनी है 2। b की वैल्यू कितनी आ गई, t की पावर इधर कितनी है -2, उधर कितनी है ध्यान से देखो -b, तो ध्यान से देखो b की वही वैल्यू निकल के आई 2। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी है इट इज प्रोपोर्शनल टू मास की पावर a, मतलब a की वैल्यू कितनी आई है 1, तो हम 1 लिख देंगे, एंड वेलोसिटी की पावर 2। देखो यही आता है भाई, प्रोपोर्शनल तो जब हटेगी तो कांस्टेंट आ जाएगा, उसकी वैल्यू हाफ, वो अलग तरीके से आता है, वो एक अलग बात है। बट क्या डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करते हुए हम ये बता पाए कि काइनेटिक एनर्जी मास पर किस तरीके से डिपेंड करती है, वेलोसिटी पर किस तरीके से डिपेंड करती है। क्या हम ये चीज बता पाए कि नहीं बता पाए, हम ये चीज बहुत अच्छे से बता पाए, तो हियर इज द आंसर है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन मैं तुमसे करवाता हूं, फिर अपन और अच्छे से करेंगे। हाँ चलो, ये चीज हमें समझ में आ गई क्या, बोलो गधेड़ो आ गई क्या, चलो लिखो। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने लिखा था ना टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, उसी को एक बार वापस चेक कर लेते हैं कि डिपेंडेंसी के तरीके से हम कैसे सॉल्व करते हैं उसी क्वेश्चन को। उसमें तो हमने सिर्फ चेक करेंगे डायमेंशन चेक सही है कि नहीं है। अब मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो जल्दी से अपनी फेयर कॉपी के अंदर एक क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है लिखो 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 देखो, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, लिखते जाओ साथ साथ अपनी फेयर कॉपी में, टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, तुम पूरा लिखोगे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ पेंडुलम एंड gravity of earth and gravity of earth, find out that dependency, वो डिपेंडेंसी क्या है। तो फिर से हम क्या चीजें करेंगे, वही करेंगे, हम कहेंगे कि टाइम पीरियड वो किन किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है, देखो एक तो लेंथ पर और एक किस पर, ग्रेविटी पे। तो हम क्या कहेंगे, टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ की पावर a एंड ग्रेविटी की पावर b। अब दोनों साइड में क्या लिखेंगे बेटा, डायमेंशंस, तो लेफ्ट साइड की डायमेंशन तो t है क्योंकि टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड की डायमेंशन क्या होती है t होती है। लेंथ की डायमेंशन भी कितनी है, वही g, g की डायमेंशन क्या होती है बोलो, g मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मैंने बताया था कोई भी टाइप का एक्सेलरेशन हो उसकी वही डायमेंशन होगी जो एक्सेलरेशन के, एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है lt-2, तो lt-2 इसकी पावर कितनी है बेटा b। तो हम क्या लिख सकते हैं, L, यहां से क्या आया बोलो L की पावर A, यहां से क्या आया L की पावर B, T की पावर -2B, तो यहां क्या है L की पावर A प्लस B, और यहां पर क्या है T की पावर -2B, और इधर क्या है T। अब अगर ये फॉर्मूला फिजिकली करेक्ट है, क्योंकि हमसे डिपेंडेंसी बोल रहा था, हम तो करेक्ट ही मान के चलेंगे ना, तो अगर ये फॉर्मूला फिजिकली करेक्ट है तो लेफ्ट साइड की डायमेंशंस एंड राइट साइड की डायमेंशंस क्या करनी चाहिए, मैच करनी चाहिए। लेफ्ट साइड की डायमेंशन क्या है t की पावर 1, बाकी को हम क्या लिख सकते हैं m की पावर 0, l की पावर 0। तो ध्यान से देखो l को हम कंपैरिजन कराएंगे तो इधर कितनी है लेफ्ट साइड में पावर 0, उधर l की पावर कितनी है a प्लस b, तो हम लिख सकते हैं a प्लस b किसके बराबर है 0 के।
एम तो इधर भी जीरो है क्योंकि इधर कुछ भी नहीं है, तो हम लिख सकते हैं एम की पावर जीरो, जो ऑलरेडी मैच कर रहा है। टी की इधर पावर कितनी है, कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब वन, ये वन आ गया। यहां पर कितना आ गया बोलो, -2b। तो ध्यान से देखो, -2b बराबर 1, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, -हाफ। और b की वैल्यू अगर -हाफ, इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +हाफ। तो तुम क्या कह सकते हो, टाइम पीरियड है वो लेंथ की हाफ के बराबर है एंड ग्रेविटेशन की -हाफ। -हाफ का मतलब क्या हो गया, नीचे चला जाएगा। अरे -हाफ का मतलब नीचे चला जाएगा, मतलब हम क्या लिख सकते हैं, t is √L/g। ध्यान से देखो, क्या यही होता था, हमने निकाला इससे जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में। टाइम पीरियड क्या होता है सिंपल पेंडुलम का, 2π√L/g। अच्छा, ये बात समझ में आई है। तो क्या हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके क्या हम डिपेंडेंसी निकाल सकते हैं, यस। क्या हम एग्जैक्ट फॉर्मूला निकाल सकते हैं, नो। हम लोग एग्जैक्ट नहीं निकाल पाए, हम सिर्फ और सिर्फ क्या निकाल सकते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी। हम क्या निकाल सकते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी। हम एग्जैक्ट फॉर्मूला कैलकुलेट नहीं कर सकते। सो यूजिंग डायमेंशनल फॉर्मूला, what we can do is we can find out the dependency, but we cannot find out the exact formula of that physical quantity, but हम dependency निकाल सकते हैं। इसीलिए जब मैंने इसकी हेडिंग लिखाई थी तो तुम्हें मैंने ये नहीं लिखा है कि फिजिकल फार्मूला निकाल सकते हैं, हम फिजिकली फार्मूला कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। what we can do is we can find out that what is the dependency of this physical quantities on another or other physical quantities। क्या ये बात तुम्हारे समझ में आ गई, क्या तुम्हारे भेजे में ये बात चली गई, क्या दगड़ो भेजा फ्राई हो गया कि समझ में आ गया। कुछ भी नहीं समझ में आए तो मेरे से पूछ लेना बेटा, शर्माने की कोई जरूरत नहीं है क्या, बोलो। अरे बोल दो दगड़ो, शर्माने की कोई जरूरत है क्या, नहीं है क्या, बोल तो दो, कोई जरूरत नहीं है। चलो जी, तो ये चीज हमें अच्छे से समझ में आ गई। और देखो, ऐसे और क्वेश्चंस कराऊं कि समझ गए डायमेंशन एनालिसिस की केवल। आज जो हमने डायमेंशन एनालिसिस की जो यूटिलिटी पढ़ी है, वो यूटिलिटी क्या कहते हैं, एक हम ये चेक कर सकते हैं कि कोई फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। क्या डायमेंशनली करेक्टनेस ये बताता है कि फिजिकल करेक्ट है, नो। क्या डायमेंशनली इनकरेक्टनेस ये बताता है कि फिजिकली इनकरेक्ट है, यस। ये चीज समझ में आ गई, खोपड़ी में बिठा लेना इस बात। दूसरा, what we can do is we can find out the dependency of one physical quantity on other physical quantities। What we can do is find out the dependency of one physical quantity on other physical quantities। Dependency of what? Time period of simple pendulum, किस पे, लेंथ पे एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे। हम आराम से डिपेंडेंसी निकाल सकते हैं। ये समझ में आ गई। एक और क्वेश्चन दूं, पक्का, चलो देखो जी। मान लो मैं तुमसे कहता हूं, मान लो मैं तुमसे कहता हूं, मैं तुमसे कहता हूं, बोलो, बोलो भाई, बोलो। मान लो तुमसे छोटी सी एक बात बोलता हूं, ऐसे लिखो, लिखो, फोर्स, विस्कस फोर्स अपन पढ़ेंगे फ्लूइड के अंदर। अभी नई नई टर्म्स तुम्हारे लिए नहीं है, बट तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं, उसकी डेफिनेशन उन सब में जाने की जरूरत नहीं। हमें तो फिलहाल सिर्फ किस पे कंसंट्रेट करना है, डायमेंशन एनालिसिस पे। मान लो विस्कस फोर्स इज गिवन बाय दिस, F इज इक्वल्स टू 6 पाई ईटा r। F इज गिवन बाय दिस 6 पाई ईटा r। F क्या चीज है,
फोर्स। एफ क्या चीज है? फोर्स। ये तो ईटा, इसको अपन बोलते हैं ईटा। क्या बोलते हैं? ईटा। ये क्या चीज है? रेडियस। और ये क्या चीज है? वेलोसिटी। ये क्या चीज है? वेलोसिटी। मान लो मैं तुमसे उसी चीज के बारे में पूछता, ये है, ठीक है, मैं तुमसे कहता कि फाइंड आउट डायमेंशन ऑफ ईटा। उसी का एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्विस्ट करके दे रखा है। मैंने तुमसे क्या पूछा कि विस्कस फोर्स इज गिवन बाय दिस फार्मूला, देन फाइंड आउट डायमेंशन ऑफ विस्कस फोर्स, देन फाइंड आउट डायमेंशन ऑफ विस्कस फोर्स, देन फाइंड आउट डायमेंशन ऑफ विस्कस फोर्स। तो इस तरह के क्वेश्चन में डायमेंशन एनालिसिस से सॉल्व हो सकते हैं। कैसे भाई? अगर ये विस्कस फोर्स का फार्मूला वास्तव में है तो लेफ्ट साइड की डायमेंशन और राइट साइड की डायमेंशन क्या होगी? सेम। ध्यान से देखो, लेफ्ट साइड में क्या है? फोर्स। फोर्स की डायमेंशन क्या होगी? हमें पता है m l t माइनस 2। भाई 1 1 मतलब क्वेश्चन लिखा मतलब 1 1, ठीक है जी। इधर 6 तो डिजिट है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं। पाई है, ये डिजिट है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। ईटा हमने इसकी डायमेंशन मान ली, ये m की पावर a पर डिपेंड करती है, l पर, b पर, t की पावर c पर, इस तरीके से डिपेंड करती है। हमें इसकी एक्चुअल डायमेंशंस नहीं पता है, इसलिए हमने मान लिया कि m की पावर कितनी है? a, l की पावर कितनी है? b, और t की पावर कितनी है? c। ठीक है, ये हमने किसकी डायमेंशंस लिख दी? ईटा की। ये किसकी डायमेंशंस लिख दी? ईटा की। समझ में आया कि नहीं? मान लो ये यूटिलिटी किस चीज की है? फाइंडिंग अननोन डायमेंशंस, फाइंडिंग अननोन डायमेंशंस। या तो इसको ऐसे समझ लो, जिस चीज की हमें डायमेंशन निकालनी है उसको एक तरफ ले आओ, बाकी सबको क्या लिख दो? एक तरफ। ध्यान से देखो, ईटा की हमें डायमेंशन निकालनी है, इसको एक तरफ रख दिया, बाकी क्या था? f अपॉन 6 पाई r, 6 पाई r। तो देखो कैसे डायमेंशन आ जाएगी। f की डायमेंशन लिख दो m l t माइनस 2 अपॉन 6 की कोई डायमेंशन होती नहीं है, पाई की कोई डायमेंशन होती नहीं है, r की डायमेंशन मतलब l, और v की डायमेंशन क्या होती है? l t माइनस 1। तो ध्यान से देखो, l ने l को मार दिया, ऊपर गए तो m की पावर 1 बची है, l ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा? -1, t की पावर पहले से क्या -2, ये -1 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? +1। तो पता है प्लस होता है तो ऊपर जाने पे माइनस बन जाता है, माइनस होता है तो प्लस बन जाता है। तो आंसर क्या आ गया? m1 l -1 t की पावर -1। तो ये लो ईटा की डायमेंशन निकल गया। ऐसे समझ लो भाई, जिसकी भी हमें डायमेंशंस निकालनी है उसको लेफ्ट साइड में ले आओ, और जिन जिन की हमें डायमेंशंस पता है उनको राइट हैंड साइड में रख दो। ठीक है, अब राइट हैंड साइड में जो चीजें हमने लिखी है उन सब की डायमेंशन लिख के सॉल्व कर दो, जो आंसर आएगा वही लेफ्ट साइड की क्या होगी? डायमेंशन होगी। जस्ट लाइक हम जैसे यूनिट्स निकालते हैं उसी तरह। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? दिस इज द डायमेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये होता है ईटा को अपन बोलते हैं, पढ़ेंगे अपन, बहुत लेट आएगा तुम्हारे चैप्टर फ्लूइड के अंदर, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होती है? फ्रिक्शन की तरह होती है, फ्लूइड में फ्रिक्शन, ऐसे समझ लो, है ना। जब अपन पानी को या किसी भी शहद को, पानी को जमीन पे फैलाते हैं तुरंत फैल जाता है, शहद होता है वो उतने अच्छे से नहीं फैलता क्योंकि वो ज्यादा विस्कस होता है। तो थोड़ी थोड़ी फील आ गई, वो विस्कोसिटी का मतलब क्या होगा? फ्रिक्शन, मतलब उसका रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा। समझ में आया नहीं? तो दैट इज हाउ वी कैन यूज द डायमेंशनल एनालिसिस टू फाइंड आउट। बोलो हमने तीन यूटिलिटीज पढ़ी है क्या? एक, हम ये चेक कर सकते हैं कि कोई फार्मूला डायमेंशन करेक्ट है। दूसरा, डिपेंडेंसी निकाल सकते हैं। तीसरा, अननोन डायमेंशंस को निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? अननोन डायमेंशन को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं, बहुत ही अच्छे लेवल पे अपन पढ़ेंगे एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्जन। क्या सीखेंगे? कन्वर्जन फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर यूनिट, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इसकी बेटा अच्छे से प्रैक्टिस तुम्हें कर लेंगे। ये मेरी बात समझ में आ गई? चलो आज इतना ही पढ़ते हैं।